फ्लो टू। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, संविधान सारथी का बैच का पहली क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या संविधान के निर्माण के बारे में। साथियों, संविधान निर्माण में क्या क्या देखा जाएगा इसके बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, संविधान सभा के बारे में, और अंतरिम सरकार की गठन कैसे हुआ था और प्रारूप समिति की क्या काम था। इन सभी टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा आपको। तो हमारे साथ आप सभी लोग लगभग 30 से 35 मिनट बने रहिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन जो आपका 1946 में होता है। आइए आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। साथियों ध्यान से देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना की बात किया जाए यह आपका कब आता है तो 1946 में आता है। इसका काम क्या था एक एक करके मैं धीरे ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक दिन या अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास और क्रमिक विकास की प्रक्रिया रही। क्या प्रक्रिया रही साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले आपका 1934 में एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की और अंततः ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसे स्वीकार किया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य ही था कि भारत में संविधान का निर्माण करवाया जाए। फिर आगे देखिए इसके बारे में, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है तो बात किया जाए कैबिनेट मिशन की आगमन का तो मार्च 1946 में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक दल आपका भारत में आता है। और उसके बाद इसमें कौन कौन थे, आपके 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, उनके बारे में देखिएगा। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस के होते हैं पहला, दूसरा आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे आपके एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य इसमें होते हैं। और इनके अध्यक्ष की बात किया जाए तो लॉर्ड पैथिंग आपके लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन योजना का। जिसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने यही पॉइंट बताया, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। तो जब पूछा जाए आपसे एग्जाम में कितने सदस्य थे तो 3 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो पैथिंग लॉरेंस की बात करेंगे। और कब आया तो याद रखिएगा मार्च 1946 में भारत में आता है। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान से रखेंगे। ये हो गया कैबिनेट मिशन। फिर आगे देखते हैं इसकी मुख्य सिफारिश और सीटों का निर्धारण कैसे किया गया था, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। मुख्य सिफारिशें क्या थी इसका, इस मिशन ने भारत के लिए एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे और एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, क्या एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। क्या था उसमें, ध्यान से देखिएगा। सीटों का निर्धारण किस तरह से किया गया यह ध्यान से देखिएगा। योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। और इन 389 सदस्यों को कहां से लिया गया था इसे आप लोग ध्यान से देखिए। जिसमें 292 सदस्य जो थे आपके ब्रिटिश प्रांतों से लाए गए और आपके 93 सदस्य 93 मेंबर्स की बात किया जाए ये आपके जो देसी रियासत थे राजाओं के वहां से लाए गए। और आपके 4 मुख्य आयुक्त जो आपके चीफ कमिश्नर्स प्रांतों से लाए गए थे, इसे भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो 389 मेंबर कहां से लाए गए इसे आप लोगों ने देख लिया। और इसने संविधान के गठन का प्रस्ताव रखा, इसे आप लोग देखें। आगे फिर देखिएगा संविधान सभा की चुनाव की प्रक्रिया क्या थी। संविधान सभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में देखें तो प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति का चुनाव के बारे में जब मैं आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कराऊंगा वहां पर आपको अच्छे से जानकारी दूंगा कि अभी आप लोग खाली इस टर्म को पढ़िए और सुनिए, आगे इसको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। चुनाव होता है कब आपका जुलाई अगस्त 1946 में कराया जाता है आपका क्या, संविधान सभा का चुनाव। आगे फिर देखिए संविधान सभा का चुनाव होता है। फिर आपका संविधान सभा के चुनाव होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ और उसके फिर हम कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक आपका नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होता है, जिसके वर्तमान में हम लोग संसद भवन जिसे बोला जाता है, ओल्ड संसद भवन की बात की जा रही है, इसे आप लोग समझिएगा। ठीक है,
महत्वपूर्ण बैठक और घटनाक्रम के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। क्या हमने बताया आपका कैबिनेट मिशन के तहत चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक आपका कहाँ होता है, तो नई दिल्ली में होती है। पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को होगा। पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है। इस ऐतिहासिक बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है जिसमें 211 सदस्य आपके भाग लेते हैं और मुस्लिम सदस्यों के द्वारा क्या किया गया, इसका बहिष्कार किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसकी बात किया जाए साथियों, तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथियों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्यों चुना गया, उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और यह बुजुर्ग की प्रक्रिया जो लिया गया है फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार यह प्रक्रिया है कि जो सबसे बुजुर्ग है उसे क्या कर दिया जाए, उन्हें वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाए उस सभा का। इसलिए इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया प्रथम बैठक का। फिर आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होता है और इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या किया जाता है, पहला आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को करेंगे, जिसे कब बनाया गया, 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। फिर जब द्वितीय बैठक की बात किया जाएगा तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। फिर इसके बारे में अगला देखिए, उसके साथ साथ एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णचारी को उपाध्यक्ष चुना गया और सर बी.एन. राव, इस नाम को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आपके एग्जाम में पूछता है कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो याद रखिएगा सर बी.एन. राव थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए 13 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए उद्देश्य प्रस्ताव का आपका तीसरी बैठक होती है। 2 बैठक हो चुकी है, आपकी तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही प्रस्ताव आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता। वर्तमान समय में जो आपका प्रस्तावना हमारे संविधान में है उसका मुख्य आधार आपका यही आपका क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इसे उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, तो यह डेट याद रखिएगा, इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो आपके एग्जाम में ही पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। फिर आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अंतरिम सरकार की गठन क्यों होती है। साथियों, संविधान सभा बन गया था, आपका संविधान बनना स्टार्ट हो गया था, तो फिर इस अंतरिम सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। अब संविधान तो बन रहा था, सरकार चलाने के लिए भी तो किसी को जरूरत थी। इसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसका चुनाव कराया गया। संविधान का निर्माण के साथ साथ देश को शासन चलाने के लिए 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके सरकार के अध्यक्ष आपके वायसराय लॉर्ड वेवेल, बाद में जिसको लॉर्ड माउंटेनबेटन को भी बना दिया। वर्तमान समय में लॉर्ड वेवेल थे, लेकिन बाद में इसे लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया। उसके साथ साथ इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। आगे फिर देखिएगा, प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर 1946 में वह भी शामिल हो गई थी। अंतरिम सरकार में प्रारंभ में साथियों मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुआ था, लेकिन बाद में 1946 में आपका मुस्लिम लीग भी आपका शामिल हो गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखिएगा अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अंतरिम सरकार से यदि क्वेश्चन आता है कि कौन सा विभाग किसे मिला था, ध्यान से देखिएगा। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो
कार्यकारी परिषद के क्या थे साथियों, उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामलों के देखते थे और राष्ट्रमंडल संबंध को देखते थे। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात किया जाए तो गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग के मंत्री थे, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तीसरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को यह देखते थे। ये सभी लोग क्या थे, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके मंत्री थे। आगे बढ़िए, फिर आगे देखते हैं हम आगे। फिर अंतरिम सरकार के मंत्री का जो चल रहा है लाइन, उसमें हम देखेंगे डॉक्टर जॉन मथाई, ये किसके मंत्री थे, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर जगजीवन राम की बात किया जाए तो यह श्रम मंत्रालय के मंत्री थे। फिर आगे देखेंगे लियाकत अली खान, तो यह आपके कहां से थे, यह भी पॉइंट पूछा जाता है, मुस्लिम लीग के थे। तो इस लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। और आगे डॉक्टर सी राजगोपालचारी की बात किया जाए तो शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्रालय के थे, आप लोग याद रखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन लियाकत अली खान से पूछता है, नहीं तो सी राजगोपालचारी को पूछ लेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार से यदि क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादा यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं साथियों, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मंत्रालय किसको क्या मिला, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रारूप समिति और संविधान के अंतिम रूप देना। संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच और निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया था। साथियों, संविधान सभा के द्वारा बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, लेकिन इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति थी वो आपकी प्रारूप समिति है। अब प्रारूप समिति के बारे में एक एक करके आप पॉइंट को समझिएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति आपकी प्रारूप समिति थी, जिसका गठन आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखिएगा साथियों, प्रारूप समिति की संरचना के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। इस समिति का प्रमुख कार्य डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया मूल प्रारूप विचार करना और देश के लिए संविधान का अंतरिम ड्राफ्ट तैयार करना किसका कार्य था, तो डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है साथियों, तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें यदि मेंबर पूछा जाएगा साथियों तो याद रखिएगा टोटल 7 मेंबर थे, लेकिन इसे याद रखिएगा 6+1 के रूप में, क्योंकि टोटल पूछ लिया जाता है तो हम लोग 7 बताते हैं, लेकिन अध्यक्ष सहित 7 होता है। यदि सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो सदस्यों की संख्या सिर्फ 6 होती है, लेकिन जब हम लोग 7 तो कर देते हैं, कभी कभी एग्जाम में यही कंफ्यूजन करता है, सिर्फ सदस्यों की संख्या पूछेंगे तो हम लोग 6 करेंगे, जब अध्यक्ष सहित बात करेगा तब हम 7 करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रारूप समिति सदस्य के बारे में। अब समझते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। और टोटल मेंबर मैंने इसमें कितना बताया, तो 7 मेंबर थे। अब 7 से ये आपके अध्यक्ष हो गए, ये तो अध्यक्ष हो गए एक, अब +6 मेंबर के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे वो 7 मेंबर कौन कौन थे, क्योंकि आपके उस प्रारूप समिति में पूछ लेता है, सदस्यों के नाम दे देता है एग्जाम में और पूछता कौन इसमें प्रारूप समिति में शामिल थे, कौन नहीं शामिल थे। तो पहला आप लोग देखिएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर आपके शामिल थे। फिर दूसरा आपके हो जाएंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। और तीसरा आपके कौन हो जाएंगे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। आपके 3 मेंबर यहां पर हो गए। फिर आगे देखिएगा साथियों, आगे देखिएगा हम बात करेंगे किसका, सैयद मोहम्मद सादुल्ला का। चौथा नंबर ये आपके हो गए। ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ बदलाव होता है। बदलाव क्यों होता है कि कुछ जो लड़ते हैं सदस्य उनकी मृत्यु हो जाती है, यहां से कुछ चेंजिंग होगा। यहां से समझिएगा क्या चेंजिंग होता है। बी.एल. मित्र की बात किया जाए, स्वास्थ्य कारणों से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और इनके जगह पर कौन आता है, एन माधव राव आते हैं। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। ये आपके 5वें नंबर हो गए, इसे आप लोग समझिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा, बात करें डॉक्टर डीपी खेतान की बात किया जाए साथियों, इनका 1948 में मृत्यु हो जाती है और इनके जगह पर कौन आता है, कृष्णचारी आते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये आपके कौन हो गए, 6वें मेंबर हो गए। 6 मेंबर होगा और एक आपके कौन थे, अध्यक्ष थे। तो 6+1 7 में सदस्य हो गए, आप लोग समझिएगा। तो बी.एल. मित्र की बात पूछा जाता है कि बी.एल. मित्र के जगह पे कौन आया, तो याद रखिएगा एन माधव राव आते हैं। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। और जब डीपी खेतान के बारे में पूछा जाएगा तो यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब संविधान का स्वीकृत होना, यहां से आप लोग समझिएगा, संविधान का स्वीकृत होना और लागू होना, कुल संविधान बनाने में कितना समय लगा था यह आपसे पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन आपका टोटल टाइम लगता है। और टोटल बात की जाए कितने अधिवेशन हुए थे तो आपके 11 सत्र इसमें आयोजित किए गए थे, अर्थात 11 अधिवेशन किए गए थे टोटल आपको संविधान को निर्माण करने में, संविधान लागू करने तक, याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, हम इसके अंगीकरण की बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 इसी दिन क्या किया गया था, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया या अपनाया गया, और इसीलिए हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए हर साल हम क्या करते हैं तो संविधान दिवस मनाते हैं। फिर आगे देखिएगा साथियों, वहां पर क्या किया गया था, 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार किया गया या अपनाया गया। फिर आगे साथियों 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या किया जाएगा साथियों, संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। 26 जनवरी की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। साथियों 1930 में आपका जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसी टाइम आपका क्या किया गया था, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की मांग किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी स्वतंत्रता दिवस को क्या करना था, उसे इतिहास में रखने के लिए आपको 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन हमें उस 26 जनवरी को डेट को इतिहास में रखने के लिए क्या किया जाता, उस दिन को संविधान को पूरी तरह लागू किया जाता और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखिए, संविधान तो लागू हो चुका है, अब इसमें मूल संविधान में क्या क्या था इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो मूल संविधान में, अपनाए गए संविधान में क्या था, टोटल आपके 22 भाग थे। वर्तमान समय में भी 22 भाग ही बताया जाएगा एग्जाम में यदि पूछा जाए, वैसे तो गिना जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, 22 भाग ही करेंगे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल पूछा जाए तो 395 आर्टिकल्स हैं और अनुसूचियां आपको वर्तमान समय में कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय की बात किया जाए तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 4 संविधान संशोधन के द्वारा चारों अनुसूचियों को समय समय पर जोड़ा गया है। जब संविधान की अनुसूचियां कराया जाएगा तो वहां पर आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिर आगे देखिए, ये आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए है। संविधान सभा की पहली बैठक और कब और किसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था, तो याद रखिएगा पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब, 13 दिसंबर 1946 को कब पेश किया गया था, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और टोटल कुल सदस्य की बात किया जाएगा तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। 6+1 भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगेगा, आसान सा है, सब लोग जानते हैं इसको, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टोटल आपका समय लगा था। ये साथियों, यह आपका संविधान निर्माण के बारे में पूरा आपकी एक तरह से जितना भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको कवर किया गया। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।